नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो मैं आज अमित लंबा आज आपके सामने एक ऐसी टेक्निकल वीडियो के साथ आया हूँ जो कि लगभग हर इंसान आज ये सवाल पूछ रहा है। हर तीसरा आदमी मेरे से ये सवाल पूछता है कि AAC ब्लॉक का यूज़ करें या रेड ब्रिक्स। तो देखो भाई, ये आपके सामने रही रेड ब्रिक्स और ये आपके सामने रही AAC ब्लॉक। तो सारे फ़र्क समझाऊँगा, सब चीज़ बताऊंगा, कौन सी सस्ती है, कौन सी बेकार है, लगवाओ या ना लगवाओ। सारे जब चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा तो आपकी मर्ज़ी है। आप लगवाना चाहो लगवा सकते हो, नहीं लगवाना चाहो नहीं लगवा सकते हो। क्वालिटी वाइज और जो इसके फीचर्स होते हैं वो सारे एक्सप्लेन करे जाएंगे। तो सबसे पहले AAC का मतलब जानते हैं। AAC का मतलब होता है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई ये आजकल परसों ही आई हैं ये चीज़ें, तो ये नया कुछ सामान है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये साइंटिस्ट ने 1942 में बना दिया था, तब से ये यूज़ हो रहा है। स्पेन में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुई है ये इंडिया में भी पहले से बनते आ रहे थे, लेकिन क्या है कि अब थोड़ा सा मीडिया की वजह से ये सामने आ गई है, लेकिन यूज़ बहुत पहले से होती आ रही है। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो मकान बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? आप सोचोगे कि जेब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नहीं, जेब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मकान की ड्यूरेबिलिटी। अब ये मकान में जो आप देख सकते हैं, ये पीछे AAC ब्लॉक लगे पड़े हैं। अब अगर मैं ये रेड ब्रिक्स जो आपके पीछे लगी पड़ी हैं और जो ये AAC ब्लॉक लगे पड़े हैं, इन दोनों में ड्यूरेबिलिटी की अगर कंपैरिजन करूं तो इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ AAC ब्लॉक की ज़्यादा होती है। रेड ब्रिक्स जो है वो चलन में होती हैं, लेकिन बहुत नुकसान है रेड ब्रिक्स के। अगर मैं आपसे कहूं कि आज अगर मैं अपनी गलती सुधारने जाऊं तो मैं अपने घर में AAC ब्लॉक लगाऊंगा, ना कि रेड ब्रिक्स। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ रेड ब्रिक्स से ज़्यादा होती है, ये तो प्रूवन है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई वो होती है आपकी जेब। अब जेब पे ये कैसे असर डालता है? रेड ब्रिक्स जब आप लेने जाओगे तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर 10 बाय 10 की ये दीवार है, अगर ये 10 बाय 10 की दीवार की बात करें, इसको अगर बनाने आप जाओगे तो इसमें जो आपको लेबर का कॉस्ट देना पड़ेगा वो इतना ज़्यादा देना पड़ेगा कि AAC ब्लॉक आपका 6 गुना कम हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं कि अगर आप लेने जाते हो 50 रुपये का आपका AAC ब्लॉक पड़ेगा और आपको 7 रुपये की एक ईंट पड़ेगी, तो आप कहोगे यार ये तो महंगा है। लेकिन उसका साइज़ देखो आप, इसके साइज़ में 7 ब्रिक्स यूज़ करी जा सकती हैं। तो 7 ब्रिक्स का जब आप पैसा निकालोगे तो वो लगभग बराबर ही आ जाएगा। अब पैसा बचता कहाँ पर है? लेबर में। जहाँ रेड ब्रिक्स को करने के लिए आदमी लगेगा तो पूरे दिन भर में उससे 4 फीट 5 फीट 6 फीट की दीवार हो पाएगी लास्ट। AAC ब्लॉक को एक मिस्त्री पूरे दिन में भर के तैयार खड़ी कर देता है। ये बिल्डिंग मेरे सामने बनी है, मैंने देखा इसमें कितने फास्ट काम होता है। लेबर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है भाई। लेबर का कॉस्ट जब बच गया तो आपके ओवरऑल कॉस्टिंग पे इफेक्ट आएगा सीधा। दूसरी चीज़ पे पहुंचते हैं, वो होती है सीलन। भाई सीलन तो बहुत ही बुरी चीज़ होती है। जब आप रेड ब्रिक्स लगाते हो, आप बारिश के सीज़न में देख लेना, रेड ब्रिक्स का जो वेट है वो एकदम से ड्रामेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सारा वाटर को सोखने की कोशिश करेगा। जब सारा पानी सोखेगा तो इसका वेट एकदम से बढ़ जाएगा। हमारा AAC ब्लॉक जो है ये अपने वेट का 10% वेट को एब्जॉर्व करता है, पानी को एब्जॉर्व करेगा सिर्फ। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होती है AAC ब्लॉक की ना के बराबर होती है। जब वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो सीलन का मतलब ही नहीं है। तो रेड ब्रिक्स से बच जाओ जहाँ पर सीलन की प्रॉब्लम है। अगली चीज़ होती है वेट। तो आप देख सकते हो ना के बराबर वेट है, मतलब बच्चे भी इसके साथ खेल सकते हैं और देखने में कितनी बड़ी लग रही है। जहाँ हमारी 7 ईंट का वेट अगर आप देखोगे तो 25 किलो होगा और ये 7 के बराबर एक है। मतलब बड़े साइज़ में अगर मैं बात करूं, उधर जो पड़ा हुआ है तो वो 7 ब्रिक्स के बराबर एक होता है। तो डेड लोड जो आप है देख रहे हो, अब ये देखिए, ये दीवार है, ये एक बीम के ऊपर दीवार बनी हुई है। तो जो बीम पे जो ये दीवार आ रखी है ये डेड लोड में काउंट होती है, क्योंकि लोड इस पर है ही नहीं। आप ऊपर अगर देखोगे तो ये टाई बीम दिखाई दे रहा है, सारा लोड इस बिल्डिंग का इस टाई बीम पे है, इस कॉलम पे है, इस कॉलम पे है। अगर मैं इस दीवार को तोड़ के फेंक दूं, इस दीवार को तोड़ के फेंक दूं, आप देख सकते हो ऊपर आपको गैप भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे वो गैप दिखाई दे रहा होगा, और इधर भी दिखा सकता हूँ, कुछ गैप आपको दिखाई दे जाएगा।
तो ये गैप दिखाने का मतलब ये नहीं है कि ये कमज़ोर है या इसका कोई इसका मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये है ही नहीं कुछ, आप इसको तोड़ के फेंक दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। सारा लोड ट्रांसफ़र जो होता है वो कॉलम पे और बीम पे होता है, ये तो सिर्फ नाम के लिए भरी जाती है। तो डेड लोड में खामखा वजन बढ़ाते हो, आपके कॉलम पे स्ट्रेस आता है, तो बेमतलब का रेड ब्रिक्स बढ़ाए चले जा रहे हो, वेट बढ़ाए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। डेड लोड को कम करोगे, स्ट्रेस कम आएगा, आपके कॉलम पे स्ट्रेस कम आएगा, लोड कम ट्रांसफ़र होगा, फ़ायदा ही नहीं है उसका कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगली चीज़ होती है हीट रेजिस्टेंस। देखिए ये बाहर की दीवार है और बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, जबकि डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती है, ये बाउंड्री वॉल है। अगर वहीं मैंने अभी हाथ लगा के रेड ब्रिक्स को देखा, अंदर की जो वॉल है वो भी गर्म हो रखी है, जो कि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है उस पर भी वो गर्म हो रही है। तो वही जब कमरे ही आपके गर्म रहेंगे तो ऐसी रेड ब्रिक्स को लगाने का फ़ायदा क्या, जिसका खर्चा भी ज़्यादा हो और उसका हीट भी ज़्यादा हो। आपको एसी चलाने पड़ेंगे उसको ठंडा करने के लिए, तो एसी ब्लॉक लगाओ, भूल जाओ, थर्मो रेजिस्टेंट होते हैं ये। तो ये बहुत बढ़िया एक पॉइंट जो मुझे इसका लगा एसी ब्लॉक का। अगली जो पॉइंट है जो कि बहुत ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो है साउंड प्रूफिंग। अगर आपने देखा होगा होटलों में जब आप जाते हो तो लगभग वो एसी ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जिससे कि कमरा साउंड प्रूफ हो जाए दूसरे कमरे के साथ। वहीं आप अपने घरों में अगर देखोगे तो कमरे में अगर कोई म्यूज़िक सिस्टम बज रहा है तो उसकी आवाज़ दूसरे कमरे में सुनाई देती है। होटल में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि होटल में एसी ब्लॉक का यूज़ करते हैं। अब एयरेटेड है, एयरेटेड का मतलब क्या होता है कि एयर के वैक्यूम्स होती हैं बीच में, हॉलो होती है। जब एयर रहेगी बीच में तो वो साउंड को रोकेगी पास होने से। रेड ब्रिक जो होती है वो बहुत ही कॉम्पैक्टली उसके मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, तो साउंड जो होती है वो पास हो जाती है बहुत आसानी से। ये एयर जो होती है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो जितना ज़्यादा ये एयर रहेगी, इसमें खोखलापन रहेगा अंदर बीचों बीच, उतनी ज़्यादा साउंड को ये रोकेगा। तो साउंड अगर रुक गई तो साउंड प्रूफ हो गया, तो बढ़िया सॉल्यूशन है। अब आते हैं इसके नुकसान पे। इसका एक नुकसान भी है। तो इसका नुकसान क्या है कि जैसे इस बिल्डिंग को आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहले इन्होंने, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि सस्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉलम खड़े करने चाहिए, बीम डालने चाहिए, बिल्डिंग को खड़ा कर लो, उसके बाद आपको भरनी है। अभी आप देख सकते हो सारे बीम्स वगैरह डल चुके हैं, पूरा लिंटल डल चुका है। उसके बाद इन्होंने फिलिंग करनी स्टार्ट कर दी है। पीछे आप देख सकते हो फिलिंग हुई भी नहीं है रूम्स की, तो ये फिलिंग होगी बाद में। रेड ब्रिक्स में आप फिलिंग साथ में कर सकते हो, लिंटल उसके ऊपर डाल सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने इसको पहले बनाया, उसके ऊपर आपने फिर बीम डाला और फिर लिंटल डाल दिया तो क्रैक आ जाएगा। क्रैक ट्रेवल होगा ही होगा, क्योंकि इसकी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये इसकी कमी है। तो आप अगर आरसीसी के मकान बना रहे हो, जो कि 90% लोग मकान आरसीसी के ही बनाते हैं, तो उसमें क्या ज़रूरत है आपको पहले रेड ब्रिक्स लगाने की? अगर आपका सारे बेनिफिट्स ही मिल रहे हैं और आरसीसी स्ट्रक्चर बना ही रहे हो, तो इसको बाद में बना लो। आपकी एक तो बजटिंग पे इफेक्ट आएगा, बजटिंग आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट चीज़ें निकल के आ जाएंगी, खर्चा कम होगा, लेबर कॉस्ट बचेगी, आपका वाटर प्रूफ बनेगा, साथ में साउंड प्रूफ बनेगा, हीट प्रूफ बनेगा, थर्मो रेजिस्टेंट रहेगा। लेबर की कॉस्ट में मैंने बताया कि कॉस्टिंग एकदम से शूट आउट करती है जो रेड ब्रिक्स में, वो कम हो जाएगी। और सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और इसमें जो है डीकम्पोज्ड बिल्कुल नहीं होती है। रेड ब्रिक्स जो होती हैं आपने देखी होगी, रेड ब्रिक्स डीकम्पोज हो जाती हैं, मटेरियल उसका जो है सॉइल होती है। इसमें फ्लाई ऐश यूज़ करी जाती है, तो इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट भी नहीं है कि भाई जल्दी ख़राब हो जाएगी, गल जाएगा, सड़ जाएगा। फ्लाई ऐश प्रोडक्ट है इसका। तो हर लिहाज से मैं देख रहा हूँ इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कोई भी नहीं है, सिवाय एक के अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे गाँव देहात में बनाते हैं कि पहले मकान बना लिया, उसके बाद लेंटर डालते हैं, उसमें ये काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ इसमें देखो, इनके मिस्त्री ने बहुत दिमागदार काम करा है। यहाँ पर एक पीपीसीसी आप देख रहे हो, एक डीपीसी टाइप का कुछ डाला हुआ 2 इंच का, इसमें जगह डाला हुआ है 2-2 फीट 3-3 फीट पे। हाँ, ये 4-4 फीट पे करा हुआ है। तो 4-4 फीट पे करने से ये है कि क्रैक ट्रेवल नहीं करेगा, इसमें क्रैक ट्रेवल नहीं करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा आपसे कहता ही आ रहा हूँ कि 4 इंच की कोई दीवार हो, क्योंकि ये 4 इंच है, इसकी जो विड्थ है वो 4 इंच है, ये ब्रिक वॉल की तरह ही है। इसमें भी क्रैक ना ट्रेवल करे, तो मिस्त्री ने बहुत समझदारी का काम करा है। तो भाई उसी बिल्डिंग में हम कॉन्ट्रैक्टर जी के पास पहुंच गए। इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया, बहुत ही लाजवाब बिल्डिंग है। मैं इसे 7-8 महीने से देख रहा हूँ इस बिल्डिंग को, तो मेरा मन करा कि आज उनके पास चलते हैं, पूछते हैं सारे के बारे में। तो आफ्ताब जी इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिन्होंने विद मटेरियल इस बिल्डिंग को बनाया। तो एसी ब्लॉक सेलेक्ट करने का आफ्ताब जी क्या बेनिफिट आपको दिखाई दिया? मेरे को बेनिफिट्स कई सारे दिखे। सबसे मेन चीज़, जैसे गर्मियों में इसका टेम्परेचर अंदर से नॉर्मल रहता है,
बाहर से सनलाइट पड़ती है, काफी गर्म होती है, हीट वगैरह होती है, अंदर से बिल्कुल भुक्का मारती है। बिल्कुल। ये भुक्का नहीं मारता, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रहता है रूम का, सबसे मेन चीज। तो ये आप जो अभी जैसे एक्सटर्नल वॉल पे यूज कर रहे हो, आप ऐसे इंटरनल वॉल पे भी यूज करोगे इसी को? हाँ जी, इंटरनल वॉल पे भी ये यूज होगी। तो वगैरह की डिवाइडिंग तो मैंने सुना है ये 3 साइज में आती है, 4, 6 और 8। तो ये जो है अंदर लगाने वाला 4 इंच में यूज करोगे? 4 इंच में। 4 इंच में यूज करोगे। और ये जो हमने डीपीसी लगाई है हर 4 फीट पे, इसका क्या बेनिफिट? इसके लिए ये कि ये लोड ले ले, जैसे कि कोई क्रैक वगैरह पूरा ना आए तो थोड़ा बहुत है, बाकी लोड के लिए होती है ना, लोड ज़्यादा ना पड़े, हैवी ना पड़े। हाँ। इसका डिवाइड हो जाए दोनों पार्ट्स में, क्रैक भी आएगा तो वो ट्रैवल ना करे, नीचे ना पहुंचे। तो ये नॉलेज की चीज है भाई, क्रैक ट्रैवल ना करे। इसमें डीपीसी में सरिया भी डाली हुई है क्या? इसमें सरिया भी डाला हुआ है। हाँ, ये और नई चीज मुझे आज पता लगी है भाई, इसमें सरिया भी डाल दो तो और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इसको एएसी ब्लॉक को बाद में डाला जाता है जब तक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए? पहले स्ट्रक्चर मेनली पिलर्स वगैरह पे खड़ा होता है, जिससे क्या नाम है, क्या अगर ये लेंटर के टाइम पे इन्हें लगा दिया जाए लेंटर डलने से पहले, तो ये ब्रेक हो जाएंगे, लोड आ जाएगा इनके ऊपर, लोड आ जाए, क्रैक हो जाएंगे। तो इसलिए पहले स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके बाद में ये लगते हैं। तो पहले फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करा लो, उसके बाद एएसी ब्लॉक से उसकी सिर्फ पार्टीशन करा लो, बंद करा लो उसको। और दूसरी चीज मुझे एक और जाननी थी, आपने जैसे और भी पहले रेड ब्रिक से भी बिल्डिंग बनाई होगी, तो इसमें लगभग अगर 200 गज का 300 गज का मकान है फॉर एग्जांपल, तो उसमें लगभग कितने कॉस्ट में बचत हो जाएगी? अगर मान लीजिए एवरेज हम देखी जाए, हमारी देखी जाए, क्योंकि आप विद मटेरियल कर रहे हो तो आपका उसका भी कॉस्ट आपको मालूम है, रेड ब्रिक्स का आपको इसका भी कॉस्ट का मालूम है। तो एक 200 गज की या 150 गज की या जो भी आप साइज आप बताना चाहो, उसमें आप बता सकते हैं कि लगभग कितना डिफरेंस आ जाएगा प्राइस वगैरह का? ये है कि अगर हम इसे लोकल क्वालिटी का यूज करते हैं ना ये, तो उसमें प्राइस में बहुत बच सकता है। अच्छा। लेकिन हमारा ये रहता है काम करेगा कि अच्छी क्वालिटी दे कस्टमर को। तो क्या कहते हैं, उसमें हम जेके लक्ष्मी ब्रांड है अच्छी जो बनाती है। अच्छा। उसके बाद जेके लक्ष्मी के ये ब्लॉक्स है, तो ये ब्रांडेड जेके लक्ष्मी का लगा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें अगर हम देखें ऑन एन एवरेज तो क्या हमारी कॉस्टिंग कर सकती है अगर 100-200 गज का मकान की अगर बात? अगर मान लो 100 रुपये ईंट में लग रहे हैं तो इसमें 80 का हो जाएगा। अच्छा। अगर ब्रांडेड चीज लगा रहे हैं मतलब 20% कॉस्ट हम बचा सकते हैं, 10% ज़्यादा बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 लाख का मकान बन रहा है आपका, पूरा कंस्ट्रक्शन अगर 20 लाख के आसपास हो रही है, तो 40-50 हज़ार आप उसमें बचा सकते हैं अगर इसको यूज करते हैं। और साथ में एक ये है कि बिल्डिंग जल्दी बनकर रेडी हो सकती है। जल्दी बनकर रेडी हो सकती है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी जब बिल्डिंग खिंचती है तो खर्चा बढ़ता चला जाता है, मिस्त्री का खर्चे जो होते हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी हैं तो आपके पैसे भी बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो संग स्लैब यूज करी गई है, आपने जो ये संग स्लैब डाली है, तो इसको डालने का क्या तरीका रहता है? पहले 9 इंच का जो है, जो क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर जगह बीम पहले डला हुआ है, उसके ऊपर स्लैब डली हुई है। तो हमारा जो टॉयलेट का एरिया है, ये टॉयलेट का एरिया है, तो यहाँ देख सकते हैं कि स्लैब पहले डाली है, उसके बाद बीम डाला गया है। तो क्या इसकी वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी या कैसे आप वाटर प्रूफिंग इसकी होगी उस टाइम पे, जिस टाइम प्लम्बर इसमें वर्क करेगा अपना, उस टाइम पे जब पाइपलाइन डालेंगे तो उस टाइम इसकी वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी। वाटर प्रूफिंग करनी जरूरी है? बहुत बढ़िया। तो भाई नॉलेज की चीज़ें बताई हैं, और अगर आपको इन भाई साहब से काम कराना तो मैं इनका नंबर इसमें वीडियो में डाल दूंगा। आप ऑल ओवर इंडिया भी कर सकते हैं काम, कहीं पर भी, अगर आपको उसका खर्चा दिया जाए जाने का सारा। हाँ जी, कर सकते हैं वैसे तो। अच्छा, लेकिन ये भाई साहब हरियाणा में, दिल्ली में इधर काम करते हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, यूपी, क्योंकि काम मैंने अपनी आंखों से देखा, कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं है कैसी भी। तो बहुत ही समझदार कॉन्ट्रैक्टर मैं मानता हूँ, इन्होंने जो चीज़ें बनाई है बहुत लाजवाब नॉलेज के साथ बनाई है, और ये खुद इधर बैठ के उसको निगरानी भी करते रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ 8-7 महीने से। और इस बिल्डिंग में स्टील वगैरह भी जिंदल पैंथर ब्रांडेड प्रीमियम क्वालिटी है, उसकी यूज हुई है पूरी बिल्डिंग में। और जो राठी की स्टील आती है उसके मुकाबले जिंदल पैंथर बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है, क्योंकि क्या नाम है उसका, अगर सरिया हम मोड़ते भी है ना तो उसमें क्रैक नहीं बनेगा, वैसे उठेगा नहीं कहीं से। जैसे वो होता राठी वगैरह और भी लोकल ब्रांड जो होती है वो सख्त होती है, वो थोड़ा सख्त होती है, जैसे टूट जाती है, क्रैक आ जाएगा, क्रैक सी बन जाएगी। जैसा भाई मैंने पहले बताया, डक्टिलिटी कम होती है, उसकी डक्टिलिटी सरिये की जो है वो मैटर करती है। जब फ्रेश आयरन ओर का सरिया होगा उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा रहती है। जहाँ पर हम राठी का यूज़ करते हैं या कोई और भी कामधेनु यूज़ करते हैं, तो वो डक्टिलिटी ऑलरेडी स्क्रैप में जा चुकी होती है। तो नया फ्रेश आयरन ओर जो कि जिंदल पैंथर है, टाटा है, उसकी नई बनी होती है, तो इसलिए उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग ज़्यादा होती है उसकी। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सारे सवालों का जवाब आपको बढ़िया दिए, और उम्मीद करूँगा सारे क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने कॉस्ट की कैलकुलेशन करी है
तो 10 बाय 10 की अगर दीवार की कॉस्ट में अगर मैंने डिफरेंस निकाला तो वो ये निकाला कि अगर हम AAC ब्लॉक यूज करते हैं तो मेरा खर्चा आता है 1100 रुपये का 10 बाय 10 की वॉल में। और वहीं अगर रेड ब्रिक्स यूज करते हैं तो मैंने सारा खर्चा कैलकुलेट करके देखा, उसमें आता है लगभग 1600 रुपये का खर्चा आता है। तो 500 रुपया आप 10 बाय 10 की वॉल में लेबर में बचा सकते हो, सिर्फ लेबर में। एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि हमारे जॉइंट्स होते हैं। अब आप देखिए, अगर सिर्फ 10 बाय 10 की वॉल के जॉइंट्स की अगर बात करें तो अगर हम AAC ब्लॉक को यूज करते हैं तो जॉइंट 10 बाय 10 की वॉल में सिर्फ 72 आते हैं। अगर हम रेड ब्रिक्स यूज करते तो करीब 250 से 270 के आसपास हमारे जॉइंट्स आते। और ईंटें अगर हमारी 500 लगती तो हमें AAC ब्लॉक वहीं 72 लगाने से काम हो जाता है। 72 ब्लॉक यानी कम ब्लॉक, कम जॉइंट, ज्यादा ईंट, ज्यादा हमारे ब्लॉक और ज्यादा जॉइंट्स, तो जॉइंट्स कम होंगे, एक ये बेनिफिट रहेगी। अब आते हैं फाइनल आउटकम पे। तो फाइनल आउटकम में मैंने देखा कि अगर हम 10 बाय 10 की वॉल का ही रेफरेंस लेके चलते हैं तो मेरा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर, खरीद, सब कुछ तो 4250 रुपये का खर्चा आएगा 10 बाय 10 की AAC ब्लॉक पे। और वहीं 5800 रुपये का खर्चा आएगा अगर मैं रेड ब्रिक्स यूज करता हूँ। तो 4200 और 5800 में आप देख सकते हो कि आपका 1600 रुपये का फर्क है। तो 1600 रुपये अगर आप 10 बाय 10 की वॉल में बचा सकते हो, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। पूरे मकान को अगर आप बनाने जाते हो तो आप लाखों में पैसे बचा सकते हो। अच्छा, चलते चलते एक और बेनिफिट आपको बता देता हूँ कि जब इसमें वाटर की फिटिंग करते हो, पाइपलाइन की फिटिंग करते हो तो बहुत आसानी से झिरी कट जाती है इसमें। वहीं अगर रेड ब्रिक्स में चले जाते हो भाई, मिस्त्री रो पड़ते हैं और ठोका पीटी बजती रहती है, हथौड़ा बजता रहता है, जब जाके उसमें झिरी कटती है। तो जो आप ड्रिलिंग करते हो, जो झिरी काटते हो, वो इसमें बढ़िया कट जाती है। तो दोस्तों बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो तो यही लगवाओ, AAC ब्लॉक लगवाओ। अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनवा रहे हो तो भाई रेड ब्रिक्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अभी भी। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो यही AAC ब्लॉक के बारे में आज बताना था और उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर डालो, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है तो शेयर कर डालो और सब्सक्राइब कर डालो। अगर नहीं पसंद आई है तो भाई डिसलाइक कर डालो। तो मिलेंगे अगली टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।